पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एंग्री बर्ड्स के गेम के पीछे प्रिंसिपल क्या है, किस प्रकार से वो बर्ड्स एग फेंक के भाग जाती है इधर उधर, और भी काफी सारी चीजें, और सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड। और इसमें आपको सीखने में जब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। हमें पता है एक चीज कि अगर मैं नेट फोर्स एक्सटर्नल मानूं किसी भी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या ऑल डायरेक्शंस, अगर मैं नेट फोर्स एक्सटर्नल जीरो मानूं तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। इट मींस अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो है तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा? और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसके दो केस बनते हैं, या तो मेरा मोमेंटम जीरो होगा, या तो मेरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी, या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। राइट? या तो मोमेंटम कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, या तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी या कोई एनी अदर नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर होगा। राइट? इसका मतलब अगर कोई पार्टिकली इनिशियली रेस्ट पे है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो फाइनली भी 1 घंटे बाद भी, 2 घंटे बाद भी, हमेशा जिंदगी भर बाद भी वो रेस्ट पर ही रहेगा। और अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है तब वो पार्टिकल कंटिन्यू करेगा उसका मोशन फॉरएवर। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का जीरो है तो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा। इसका मतलब उसका जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो हमेशा फिक्स्ड होगी। उसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? फिक्स्ड होगी। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी वो कांस्टेंटली चेंज करेगी। क्या करेगी? कांस्टेंटली चेंज करेगी। ठीक है, चलिए मैं दो पार्टिकल सिस्टम की बात करता हूं। मान लीजिए मेरे सिस्टम में सिर्फ दो पार्टिकल्स हैं और मुझे उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, RCOM = m1r1 + m2r2 / m1 + m2। राइट? तो मैं यहां देखता हूं कि अगर मैंने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली m1r1 + m2r2 / m1 + m2, अगर पोजीशन सेंटर ऑफ मास की फिक्स्ड है, किस केस में दोस्तों? जब मेरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। राइट? अगर मैंने माना कि इनिशियली मेरा पार्टिकल या पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो उसकी जो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की वो भी फिक्स्ड ही रहेगी, प्रोवाइडेड उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर मैंने मान लिया कि वो ओरिजिन पे ही है, जहां भी सेंटर ऑफ मास मिले मैं उसको क्या बोल दूंगा? ओरिजिन। अगर मैंने उसको ओरिजिन बोल दिया, ये जीरो हो गया तो क्या ये इंटू जीरो जीरो हो जाएगा? मतलब m1r1 + m2r2 क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? इसको इधर लेते चले आओ। सो -m1r1 = m2r2। दोस्तों ये एकदम वो वाला केस हो गया जो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा, मास इनटू वेलोसिटी इन द लेफ्ट डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी इन द राइट डायरेक्शन। याद है? जब मैं लेफ्ट में लिखता हूं तो लेफ्ट पॉजिटिव, जब मैं राइट में लिखता हूं तो राइट पॉजिटिव। हां, यही वही केस है दोस्तों। और वहां पे हमने वेलोसिटी देखी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां पे हम पोजीशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई ना तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और आप प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे बच्चों का खेल हो। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है दोस्तों कि हम जब पोजीशन या वेलोसिटी रखते हैं इस फॉर्मूले में तब वो रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखते हैं। दी r1 एंड r2 आर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर मैं ये फॉर्मूले को लिखूं इधर तो ये जाएगा लेफ्टवर्ड मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू राइटवर्ड मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या आपको ये चीज क्लियर? चलिए आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं LTQ से। गिवन है एक प्लैंक है जिसका मास कैपिटल M है और एक मैन है जिसका मास स्मॉल m है। राइट? प्लैंक की लेंथ है L, सब सरफेसेस स्मूथ है। ये मैन यहां से यहां मूव कर रहा है इस फ्लैग के पास। फ्लैग को मैंने ग्राउंड पे ऐसे गाड़ रखा है। ठीक है? अब क्या होगा? एक बात बताओ, क्या दोस्तों ये मैन फ्लैग के पास पहुंच सकता है? ये यहां जमीन पे पैर नहीं रख सकता, इसको चलना प्लैंक के ऊपर ही। क्या ये फ्लैग को टच कर लेगा? द आंसर इज नो। क्यों? देखो, जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये इस प्लैंक को पीछे पुश करेगा अपने पैरों से। अगर ये पीछे पुश करेगा तभी तो ये आगे बढ़ेगा। अगर ये पीछे पुश कर रहा है तो ये स्मूथ सरफेस है तो प्लैंक जाएगा पीछे और मैन जाएगा आगे। ठीक है? इसका मतलब जब ये इस एंड पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गैप आ जाएगी। ठीक है? अब देखते हैं। Find the distance moved by the plank when the boy reaches the other end. एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूं, तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अगर यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसका मतलब
क्या एक्स डायरेक्शन में जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स्ड होगी? अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड होगी तो मान लीजिए इस प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे है और इस मैन का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या इधर कहीं होगा? ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा। एक बात बताओ दोस्तों, जब ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा तो क्या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी या फिक्स्ड रहेगी? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड रहेगी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाली नहीं है। इसका मतलब जब ये इधर आ जाएगा, राइट, ये इधर आ जाएगा, ये मैन इसके इधर, तो ये प्लैंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। मुझे पता है कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूं m1r1 विद द नेगेटिव साइन इक्वल्स टू m2r2। याद है दोस्तों, जब मैं इनिशियल रेस्ट में मानता हूं पूरे सिस्टम को, तब मैं लेफ्ट मोशन इक्वल्स टू राइट मोशन लगा सकता हूं, राइट। ये नेगेटिव साइन मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। वैसे अपन इसको m1r1 m2r2 भी लिख सकते हैं, लेफ्ट मोशन और राइट मोशन भी लिख सकते हैं। जब मैं लेफ्ट में लिखूंगा तो लेफ्ट पॉजिटिव, जब राइट में लिखूंगा तो राइट पॉजिटिव। क्या ये चीज समझ में आती है आपको? और ये जो पोजीशंस लिखना है हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है। तो आइए दोस्तों, अब एक बात बताओ, ये मैन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? इस मैन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? L। ये L विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है दोस्तों? L विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है? तो ध्यान से देखो, जब मैं इधर चलूंगा तो प्लैंक खिसक जाएगा पीछे, तो जितना मैं चला ग्राउंड पे अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको नहीं दिखेगा कि मैं पूरा L चल गया। तो ये जो L डिस्टेंस है, ये इसको कवर करना है विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक दोस्तों। चलिए, ये अब मैं मोशन लिखता हूं जरा, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मैन लेफ्ट में चलेगा तो ये कुछ x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया होगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। x डिस्टेंस शिफ्ट हो गया मतलब इसकी जो नई पोजीशन आ गई होगी वो कुछ यहां आ गई होगी। ये जो प्लैंक खिसका, जब ये मैन इधर से इधर आया तो प्लैंक कितना खिसका? x। राइट में खिसका तो मैं कैपिटल M मास ऑफ द प्लैंक इनटू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दिया। क्लियर? चलिए, अब मुझे मास इनटू पोजीशन ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोस्तों L तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, एक्चुअली में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की तरह चला। क्या L माइनस x? L इसको चलना था लेकिन x ऑलरेडी शिफ्ट हो गया, तो इस मैन को अब यहां से यहां तक चलना है बस, L माइनस x। ये चीज समझ में आ रही? देखिए दोस्तों, L, ये L चलना था इसको, ठीक है, लेकिन प्लैंक ऑलरेडी x चल गया। इसका मतलब ये फाइनल अब यहां तक ही आ सकता है, बस इतनी डिस्टेंस तक आ सकता है, यहां से यहां तक। तब जब ये यहां से यहां आएगा तो इसको लगेगा कि मैं एक्सट्रीम एंड पे आ गया, लेकिन इसने L नहीं चला है दोस्तों, इसने चला है L माइनस x। तो मैं यहां रखता हूं L माइनस x, तो यहां पे x की वैल्यू आ रही m into L upon m plus m। This is the position moved by the plank। This is the position moved by the plank। अब मैं पूछूंगा कि अगर सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कितना मूव किया दोस्तों? सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, अरे भाई वो तो मूव ही नहीं किया। जब सेंटर ऑफ मास इनिशियली यहां था, फाइनली जब मैन यहां आ गया इस पोजीशन पे और प्लैंक इधर चले गया, तो देखो फिर से वही कंडीशन आ गई कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां, इसका सेंटर ऑफ मास यहां, दोनों का कंबाइंड समवेयर हियर। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम विल नेवर गोना चेंज, बट इंडिविजुअल पोजीशन चेंज हो सकती है। ये चीज समझ में आपको? चलो, इसी बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक प्रॉब्लम और देखते हैं। यहां हमें गिवन है एक बोट, बोट के अंदर बैठा मैन की मास है 40 केजी और बोट का मास है 60 केजी, ठीक है। अब बोट की लेंथ जो दे रखी है वो हमें 10 मीटर दे रखी है। दोस्तों मुझे वही कॉन्सेप्ट बताओ, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या बोट पीछे जाएगी? बहुत बढ़िया दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक, देखो हमेशा ओरिजिन वहां कंसीडर करना, हमेशा ओरिजिन वहां कंसीडर करना जो मोशन के साथ मूव ना हो जाए। मैंने यहाँ पे जमीन पे झंडा इसलिए गाड़ा था ताकि मैं इसको फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर कर सकूं और डिस्टेंस सारी यहाँ से ले लूं। डिस्टेंस सारी, जैसे इसको ओरिजिन मान लीजिए, तो मैं सारे डिस्टेंस यहाँ से ले सकता हूँ। तो हमेशा ऐसा फिक्स्ड पॉइंट अज्यूम करना ताकि वहां से आप डिस्टेंस ले सको, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। और मैं यहाँ पे अगर फिक्स्ड पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो आपको सब चीज दिखेगा। अब देखिए, क्या सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आपको मिले, जब ये मैन इधर आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास अभी भी उधर ही रहेगा, राइट। सेंटर ऑफ मास अभी भी इधर ही रहने वाला है। चलिए, अब मैं मान लेता हूं कि ये जो बोर्ड शिफ्ट हुई है, ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुई है? x। बोर्ड कितना शिफ्ट हुई है दोस्तों? x। मैन ने कितना मूव किया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? कितना मूव किया दोस्तों? 10 माइनस x। क्लियर? तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। लेफ्टवर्ड मोशन इक्वल्स टू राइटवर्ड मोशन।
राइट में कौन ट्रेवल किया है मेरा? प्लैंक। प्लैंक 60 इंटू एक्स, 60 इंटू एक्स। मैन ने कितना मूव किया दोस्तों? मैन ने मूव किया है 40 इंटू एल माइनस एक्स, मतलब 10 माइनस एक्स। क्लियर? तो यहां पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, दैट इज 100 इक्वल्स टू x। तो मेरा ये आ गया 4 मीटर। इसका मतलब दोस्तों जब 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 ये मैन इस एंड पे आ जाएगा तो बोट कितना शिफ्ट हो जाएगी पीछे की तरफ? 4 मीटर। मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन ने सिर्फ 6 मीटर ट्रेवल किया है। अगर मैं पूछूं कि चेंज इन पोजीशन बताओ सेंटर ऑफ मास की सिस्टम की, तो चेंज इन पोजीशन 0 है। सेंटर ऑफ मास जहां था अभी भी वही है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो आइए दोस्तों अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को एनहांस करते हुए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर एक सुंदर स्त्री गिवन है। आपको पता है स्त्री कुछ भी कर सकती है, और ये हमारे गबरू जवान है, राइट? गबरू जवान एक चेयर पे बैठे हैं। ये इतने मोटे हैं कि चेयर दिख ही नहीं रही, ठीक है? ऐसा मान के चलिए। अब क्या हुआ कि ये सिस्टम है, यहाँ पे बोर्ड मान लीजिए या प्लैंक मान लीजिए, जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, राइट? अब इस सुंदर स्त्री ने बोला एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर सीट प्लीज? कैन आई हैव योर सीट प्लीज? तो गबरू जवान खड़े हो गए, बोले हाँ ठीक है बिल्कुल। इतना गेंडा तो ऑब्वियस सी बात है अपनी सीट दे ही देगा इतनी सुंदर स्त्री को देख के। तो ये क्या बोले, चलो हम कोई बात नहीं, अपन एक्सचेंज कर लेते पोजीशन। तो ये चलने लग गया उधर, वो चलने लग गई इधर, करेक्ट? अब ये जो बोट है या प्लैंक कुछ भी मान सकते हैं आप, ये कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा हमें ये निकालना है, ठीक? चलिए तो हम पहले बात तो हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे, ग्राउंड पे फिक्स पॉइंट, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है? चलिए 0,0 मैंने अज्यूम कर लिया। अब बताइए दोस्तों एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सबको इंटरनल माना है, ठीक है? ये इधर चलेगा तो इसको पीछे धक्का देगा प्लैंक को, ये इधर चलेगी तो ये इसको पीछे धक्का देगी। कौन जीतेगा? जो मोटा आदमी है। क्या ये डोमिनेट कर जाएगा? मतलब ओवरऑल प्लैंक को ये राइट में शिफ्ट करने की कोशिश कर देगा, ठीक है? चलिए मैं मान लेता हूं कि थोड़ी देर बाद ये जब पोजीशन एक्सचेंज हो चुकी है इन दोनों की, तब ये एक्स डिस्टेंस मूव कर गया दोस्तों, ठीक है? कितना डिस्टेंस मूव कर गया? एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस मूव करने के बाद गेंडा स्वामी जो हमारे गबरू जवान थे, गबरू जवान आ गए यहाँ पर, और जो सुंदर स्त्री थी वो चली गई यहाँ पर, राइट ना? अब एक बात बताओ, क्या मेरा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसका मतलब प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ, स्त्री का यहाँ, गबरू जवान का यहाँ, कॉमन मान लेता हूं यहाँ कहीं होगा। अगर इनिशियली यहाँ है तो क्या फाइनली भी यही होगा? क्लियर? चेंज होने के बाद चलिए अब मैं ओरिजिन सबकी डिस्टेंस देख लेता हूं। जब मैं इनिशियल क्या मैं निकालता हूं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली मस्ट बी इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली, करेक्ट? चलिए आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आता है, मैंने r1 + m2 r2 + m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3 हम निकालेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं 20 इनटू क्या इसके कोऑर्डिनेट 0 है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं दोस्तों? ये 5 हो जाएगा, 5,0, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 10,0। ये 10 मीटर की लेंथ है, ठीक है? ये तो आपको समझ में आता होगा, बहुत बढ़िया। सिमिलरली इसका सेंटर ऑफ मास देखूंगा तो ये 5 मीटर है यहां से, और ये यहां से है 10 मीटर, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हो जाएगा 20 इंटू 0, 20 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 5 प्लस 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3, 20 + 50 + 80, ठीक है? फाइनल देखते हैं दोस्तों, फाइनली क्या हो गया? फाइनली इन दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर ली। अब इसका जो पोजीशन है ओरिजिन से क्या x हो गया, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो x हो गए, मतलब अब गबरू जवान या स्त्री पहले 0 पे थी, अभी आ गया 80 इंटू x पे, 80 इंटू x पे। चलिए दोस्तों यहां से बोर्ड का सेंटर क्या 5 मीटर है, तो इस पोजीशन से कितना होगा? 5 + x, तो ये हो गया 50 इंटू 5 + x, 50 इंटू 5 + x। ये स्त्री बोर्ड में 10 मीटर प्लस बोर्ड को 10 मीटर मूव कर देगी, तो 10 + x हो जाएगा, मतलब ये स्त्री इंटू 10 +
क्लियर है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 20 प्लस 50 प्लस 80। इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कभी भी चेंज नहीं होने वाले क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो यहां से हम चालू करते कैलकुलेशंस, ये डिनोमिनेटर ने एक दूसरे को काट दिया, हमारे पास बचा 0, 50 into 5 250, 250 plus 800, 250 plus 800 is equals to 80x plus 250 plus 50x plus 200 plus 20x। चेक करो दोस्तों, मैंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी, ये 250 ने 250 को भी मार दिया, राइट। अब यहाँ पे कितना बचा, ये है 200, ये है 600, 800, तो कितना बचेगा 600, राइट, इक्वल टू ये है 80, ये है 20, 100 प्लस 150, ये जाएगा 150x। तो मेरा x की वैल्यू आ गई, 0 से 0 को मार दिया, क्या बचा 4 मीटर। इसका मतलब बोट या जो प्लांट है ये कितना शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रॉब्लम्स को आप इजी बना सकते हो, कैलकुलेशन आपको करनी है। कॉन्सेप्ट ये है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होने वाला नहीं है, ठीक, कॉपी कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम चेंज होने पे कंसेप्चुअल अप्रोच को चेंज कैसे करना होता है। यहां पर हमें क्या गिवन है, एक वेज है जिसका मास कैपिटल एम है और एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है, राइट। अब क्या हो रहा है कि ये सब कुछ स्मूथ है तो ये स्लाइड डाउन होने वाला नीचे, अगर ये लगा स्लाइड नीचे तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसा, राइट। तो इसका मतलब फाइनली ये ब्लॉक, ये जो वेज है ये इधर मूव करेगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि जब ये यहां से यहां आ गया, राइट, जिस पोजीशन पे, तब ये जो वेज है ये कितना शिफ्ट हुआ, बात समझ में आई। आपको क्या बताना है कि जब ये ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आता है, ठीक है, एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट को टच करता हुआ, तब ये वेज कितना शिफ्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट बड़ा आसान है और आपको समझ में भी आएगा, बट आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। क्या? सबसे पहला पॉइंट कि ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। किस डायरेक्शन में, अलोंग द इंक्लाइन या वर्टिकली डाउन? वर्टिकली डाउन। ग्रेविटी इसको बाहर खींच रही है, वो तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अलोंग द प्लेन जा रहा है, राइट। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा या नहीं लगेगा? वाई डायरेक्शन में वी कांट अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, बट क्या एक्स डायरेक्शन में लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं, अगर फोर्स ही नहीं तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम का कंजर्वेशन लगा सकता हूं, या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज नहीं होगी एक्स डायरेक्शन में। दोस्तों एक्स डायरेक्शन में, चलिए मैं एक काम करता हूं कि मुझे पता पड़ गया कि ये नीचे जाएगा, राइट, ये नीचे जाएगा, ये इसके रिलेटिव जाएगा या ग्राउंड के रिस्पेक्ट से जाएगा? ये वेज के रिलेटिव जाएगा, ये भी आपको क्लियर है। मैं मान लेता हूं कि ये ओरिजिन, ये फिक्स्ड पॉइंट को ओरिजिन मान लो, है ना, ये ग्राउंड पे, ये पॉइंट जैसे जैसे वेज आएगी इसके का ये पॉइंट चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये वेज के थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये जब नीचे आया तो ये कुछ डिस्टेंस मूव कर गया, इतना मूव कर गया दोस्तों, इतना मैं मान लेता हूं x मूव कर गया यहां से यहां तक, ठीक है दोस्तों। x कितना मूव कर गया, x मूव कर गया, बहुत बढ़िया, x मूव कर गया। इसका मतलब पहले ये ओरिजिन था, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये d, ये हाइट मान लेते हैं h, है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स थे d, h। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जब यहां था वो यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब इनिशियल कोऑर्डिनेट इसके यहां थे d, h, फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या x, 0 है। किसके फाइनल कोऑर्डिनेट? इस पॉइंट के, भाई इस पॉइंट की, इस ब्लॉक के, मतलब ये जो ब्लॉक यहां आया, ब्लॉक के इनिशियल कोऑर्डिनेट ये थे, फाइनल कोऑर्डिनेट यहां हो जाएंगे, ये ब्लॉक जो आ जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए इनिशियली सेंटर ऑफ मास वेज का मैं मान लेता हूं यहां, है ना, ऐसा रैंडम मान लो कुछ भी, p, q मान लो, p, q। जब ये शिफ्ट हो गया, कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ? x डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ? x डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ? x डिस्टेंस। अगर ये x डिस्टेंस शिफ्ट हुआ तो ये जो वेज है, वेज भी कितना शिफ्ट हुआ होगा? क्या ऑलरेडी h डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ होगा? मतलब ये p प्लस x
एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुआ p प्लस एक्स कॉमा q। इसके कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ एक चेंज आया है कि x ऐड हो गया क्योंकि x शिफ्ट हो गया इधर, लेकिन ये तो पूरा ही नीचे आ गया ऐसे। क्या चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं सिस्टम का मानता हूं कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे था, तो जब ब्लॉक नीचे आया तब भी इसी लाइन पे होगा क्योंकि एक्सेलरेशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होने वाली है, एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होने वाली दोस्तों। तो मैं इनिशियल पोजीशन देखता हूं। देखो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास इनिशियली शुड बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास फाइनली, करेक्ट। चलिए इनिशियली इस ब्लॉक का प्लस इस वेज का, तो ब्लॉक का कितना था, ब्लॉक का था ऊपर, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट देखना दोस्तों, है ना। वाई कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है, वाई कोऑर्डिनेट विल डेफिनेटली चेंज, तो मैं यहां लिखता हूं सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। चलिए स्मॉल m इनटू एक्स कोऑर्डिनेट d प्लस कैपिटल M इनटू एक्स कोऑर्डिनेट p, कैपिटल M इनटू p, ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस m, डिवाइडेड बाय m प्लस m। बहुत बढ़िया। अब मुझे फाइनली देखना है, फाइनली ये यहां आ गया ब्लॉक, इसके कोऑर्डिनेट हो गया x, 0, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना होगा, स्मॉल m इनटू x, y कोऑर्डिनेट से मुझे कोई मतलब ही नहीं। और ये जो वेज है, वेज के x कोऑर्डिनेट कितने होंगे, p प्लस x, मतलब ये क्या, कैपिटल M इनटू p प्लस x डिवाइडेड बाय m प्लस m, m प्लस m से m प्लस m कैंसिल, ये हो जाएगा md प्लस mp इज इक्वल्स टू mx प्लस mp प्लस mx। ये mp से mp भी कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो ये जाएगा md अपॉन m प्लस m, ये मेरी x की वैल्यू हो गई। दिस इज द पोजीशन शिफ्टेड बाय द वेज। क्यों ना इसे हम आसान तरीके से समझें, इतना सब झंझट करने के बजाय मैं काम करता हूं, इस पॉइंट को मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये डिस्टेंस, एक आंसर क्या है, md अपॉन m प्लस m, राइट, md अपॉन m प्लस m। मैं एक चीज अज्यूम करता हूं, क्या अज्यूम करता हूं, देखो दोस्तों, इसको अगर मैंने बोला इसको एक्चुअली एक्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, ये मान लीजिए दी गिवन है, राइट। इस ब्लॉक को एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना है, एक्स डायरेक्शन में मुझे पता है स्लाइड हाइट होगी दूसरी की, ऐसे ट्रेवल करेगा ये, लेकिन इसको एक्स डायरेक्शन में डी ट्रेवल करना है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। मैंने मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, यहां पर एक्स ऐसे शिफ्ट हो गया। अगर ये वेज एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, तो अब इसको कितना चलना है, d माइनस एक्स। अभी अपन ने देखा था पिछले वाले केस में, तो मैं लिख दूं लेफ्टवर्ड मोशन इक्वल्स टू राइटवर्ड मोशन, मतलब कैपिटल M इनटू x इक्वल्स टू स्मॉल m इनटू, इसको कितना ट्रैवल करना है एक्स डायरेक्शन में, d माइनस x। क्या चीज समझ आती है, लेफ्टवर्ड मोशन किसका, इसका, तो लेफ्ट में पॉजिटिव, कितना चलना है इसको, d माइनस x चलना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी ऑलवेज कीप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके रेस्पेक्ट से इसको d चलना है, और ये d ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, तो हमें चलना है कितना, x डायरेक्शन में, सिर्फ x डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो x डायरेक्शन में 0, तो इसको चलना है x d x, और ये ऑलरेडी वेज कितना चल चुका है, x विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पर अगर x सॉल्व करूंगा मैं, तो ये जाएगा md, ये इधर चलेगा, ये जाएगा m प्लस m, तो मेरा डायरेक्ट सिंगल लाइन में आंसर आ गया, वही जो मैं ज्योमेट्री से कैलकुलेट करके लाया था। क्या ये चीज आपको क्लियर है दोस्तों? अगर ये क्लियर है तो आप ये वाला प्रॉब्लम भी इजीली कर लोगे। क्या है, यहाँ एक स्फीयर दे रखा है, हॉलो स्फीयर, उसके अंदर एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, दोनों का मास सेम है, लेकिन रेडियस इसकी r है, इसकी r/3। अब क्या होगा, मैंने यहां से इसको छोड़ दिया ऐसे, क्या रोल करता हूं नीचे, जब ये बॉटम पॉइंट पे आता है, जब ये बॉटम पॉइंट पे आता है, तो आपको बताना है कि बड़ा स्फीयर कितना शिफ्ट हो जाएगा, बड़ा स्फीयर कितना शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों ये शॉर्टकट फार्मूला लगा दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। देखो मुझे y कोऑर्डिनेट से मतलब है नहीं, मुझे y कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास चेंज होना है क्योंकि ग्रेविटी लग रही है दोस्तों, लेकिन x कोऑर्डिनेट में कोई ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। चलो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट अब दिखाते हैं हम इधर, यहां पर ये पोजीशन r/3, राइट, यहां से आना है, इसको ट्रेवल कितना करना है, ये स्फीयर को कितना ट्रेवल करना है, क्या
क्या r माइनस r बाई 3, ये डिस्टेंस r है, ये r बाई 3 है, तो इसके सेंटर देख रहे हैं, इसको एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कितना करना है दोस्तों, r माइनस r बाई 3, 2r बाई 3 विद रिस्पेक्ट टू बड़ा स्फीयर, विद रिस्पेक्ट टू बड़ा स्फीयर। एक काम करता हूं, मान लेता हूं बड़ा स्फीयर मूव कर गया x, बड़ा स्फीयर मूव कर गया x, तो इसको कितना बचा कि 2r बाई 3 माइनस x। चलिए दोस्तों, ये हो जाएगा राइट वर्ड मोशन m into x इक्वल्स टू कैपिटल M into 2r by 3 minus x। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा m into 2r by 3 into m plus m। यहाँ हमें मास इक्वल गिवन है, राइट? जब मास इक्वल गिवन है तो मास हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक? सो ये हो जाएगा 2r by 3, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया 2r by 3 इक्वल्स टू x plus x, ये हो जाएगा 2x, तो मेरा आंसर आ जाएगा r by 3। मतलब ये डिस्टेंस कितना मूव करा होगा दोस्तों, r by 3। कौन? ये बड़ा स्फीयर टुवर्ड्स राइट। क्या चीज क्लियर आपको? देखिए तरीका है सोचने का, आप चाहें तो ऐसी मेथड से भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स मान के, राइट? आप यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं, 0 0 मान लो, कुछ मान लो इसको, और फिर एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन लगा दो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी लगा दो। और आपको कम टाइम में करना है तो आप दिमाग में कैलकुलेशन करो, राइट वर्ड मोशन, लेफ्ट वर्ड मोशन, जब लेफ्ट पे लगाएंगे लेफ्ट पॉजिटिव, राइट पे लगाएंगे राइट पॉजिटिव, और आंसर ले आओ। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे फिजिक्स ऑफ एंग्री बर्ड्स। आपने एंग्री बर्ड्स गेम जरूर खेला होगा, राइट? बचपन में खेला हो या अभी भी खेलते हो आप, तो उसमें क्या होता है, आप कोई बर्ड को शूट करो, राइट? सब बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, येलो बर्ड, चक, ब्लू बर्ड, व्हाइट, ब्लैक, बॉम्ब, ठीक है? बहुत सारे बर्ड्स सबके नाम होते हैं और सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे सपोज आप ब्लू बर्ड पे, येलो बर्ड पे टैप करते हो तो उसको स्पीड अप हो जाती है, राइट? जैसे आप ब्लू बर्ड पे टैप करते हो तो 3 डिफरेंट बर्ड्स में वो ब्रेक हो जाती है। बॉम्ब, व्हाइट बर्ड आपको क्या करती है, बॉम्ब ड्रॉप करके देती है। तो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं एंड हाउ दे विल परफॉर्म देयर मोशन अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो मैंने क्या किया, मान लीजिए ये बर्ड यहाँ से मूव की, ठीक है? पहले मैं पार्टिकल लेकर समझाता हूँ उसको। मान लीजिए पार्टिकल मैंने u स्पीड से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा? क्लियर? अब एक बात बताओ, ये कहां जाके गिरेगा? अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन नाम का जिन मान लूं तो ये गया 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 गया, क्या रेंज को 0 पे जाके गिरता है? क्लियर? नाउ अब क्या होगा कि ये पार्टिकल इस पाथ पे ट्रेवल करेगा, पैराबोलिक पाथ पे, फाइनली कहां जाके गिर जाएगा? r पे। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या फोर्स है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब जो फाइनल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की होती है वो क्या r, 0 ही होती है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है r, 0। अब देखिए, मान लीजिए जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे था इधर, राइट? तो अगर मैंने अज्यूम किया कि ये ब्रेक हो गया 2 पार्ट में, ठीक है? बॉम्ब था, फूट गया, ठीक है? अभी मैं बॉम्ब अज्यूम कर रहा हूं, बॉम्ब था, फूट गया, क्या होगा? ये मान लीजिए इक्वल पार्ट्स में फूटा है, अज्यूम करते हैं अपन, इजी केस। अगर मान लीजिए ये पार्ट रिट्रेस करता है पाथ अपना, राइट? तो ये वाला पार्ट कहां जाएगा? ये वाला पार्ट कहां जाएगा? ठीक है? अब हमें पता है, देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगा दे, थोड़ा सा। हमें पता है कि जो फाइनल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वो आनी है यहाँ पे। फाइनल पोजीशन सेंटर ऑफ मास की कहां आनी है? यहाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल r डिस्टेंस पीछे है तो दूसरा पार्टिकल r डिस्टेंस आगे होगा, उस डायरेक्शन में r डिस्टेंस होगा। मतलब इसकी पोजीशन कितनी आना चाहिए? r plus r, 2r। इसकी पोजीशन कितनी आएगी? 0, such that the position of center of mass will be at r, 0। क्या चीज क्लियर? इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं देखिए। मुझे पता है कि if the particle is performing motion, position of center of mass is equals to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2। करेक्ट? नाउ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी है दोस्तों? r, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, ये x और x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं। ये r जितने लगेगा कि m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, तो ये जाएगा x equals to m1 कितना? m/2, ये जाएगा m/2 इनकी। इसकी पोजीशन कितनी होगी? इसकी पोजीशन ये रिट्रेस हो गया अपने पास, तो पोजीशन होगी 0 प्लस m/2 इनकी पोजीशन पता नहीं, मान लो x, अज्यूम कर लो x, ये हो जाएगा m/2 plus m/2, क्या m आएगा? यहाँ ये 0 हो गया, तो हो जाएगा r equals to mx by 2m। ये मेरा आ गया 2r। और दोस्तों आपने कॉमन सेंस से भी तो यही बोला था कि अगर ये r पे गिरता है
अगर ये R पे गिरता है तो उसका भाई गिरेगा। अगर सेंटर ऑफ मास R पे गिरता है और एक पार्टिकल पीछे गिरता है तो उसका जो बचा हुआ पार्टिकल था वो 2R पे आएगा, राइट। नाउ इस प्रॉब्लम्स को अपन डिफिकल्ट बना सकते हैं कैसे? मान लीजिए 3 पार्ट में ब्रेक हुई, वो जो ब्लू बर्ड होती है, राइट, ब्लू बर्ड अगर मैं लूं 3 पार्ट में ब्रेक हुई, मान लीजिए m/3 m/3 m/3, एक पार्टिकल यहां गया, एक आगे गया, एक यहां गया, कुछ इनका मोशन कैसा होगा? सच दैट देयर सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी एट r, 0, बस प्रॉब्लम चेंज जाएगी, xcom दैट इज r इक्वल्स टू m1x1 m2x2 m3x3 डिवाइडेड बाय m1 m2 m3। क्या ये चीज क्लियर है? तो इसके ऊपर अपन बहुत सारे प्रॉब्लम्स बना सकते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे कि भाई इस पॉइंट पे आके पार्टिकल ड्रॉप हो गया, ड्रॉप मतलब कि नीचे चले गया, तो उसकी पोजीशन कितनी होगी? ये 0 है, ये r है, तो ये r/2, एक की पोजीशन r/2 आ गई, दूसरे की ओर निकाल सकते हो बाकी सब। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछना है मुझे, एक बात बताओ, जैसे ही मान लीजिए बॉम्ब है, बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब ले रहा हूं, ये बॉम्ब गया ऐसे ऊपर, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे मान लो फूट गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फूट गया, इसका मोमेंटम कंजर्वेशन होगा या नहीं? चलिए एक्स डायरेक्शन में होगा या नहीं? आप बोलेंगे हाँ, एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। वाई डायरेक्शन में क्या लग रही है? इस पे ग्रेविटी लग रही है। वाई डायरेक्शन में क्या लग रही है दोस्तों? ग्रेविटी लग रही है। अगर ग्रेविटी लग रही है तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन होगा? अगर आप यस बोल रहे हैं तो आप नेक्स्ट लेवल सोचते हैं, और अगर आप नो बोल रहे हैं तो आपको पता है कॉन्सेप्ट कि अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर फोर्स इंपल्सिव फोर्स हो, ध्यान से नोट करो पॉइंट दोस्तों, अगर फोर्स इंपल्सिव फोर्स हो मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स हो ग्रेविटी के कंपैरिजन में, तो मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर सकता हूं दोस्तों। अगर फोर्स मान लीजिए 10,000 न्यूटन आ गया, 5,000 न्यूटन आ गया, जो प्रैक्टिकली आता है, तो अगर मैं ग्रेविटी का जो 10 mg, 10 into m फोर्स है उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। और अगर मैंने ग्रेविटी के फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया तो मैं हर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं। क्या ये चीज आपको क्लियर है? मोमेंटम कंजर्वेशन आप यहाँ पे वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स है वो इंपल्सिव फोर्स है। हौसले भी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।